उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर से रिलेटेड सभी कंटेंट के लिए हमारे चैनल मैथ्स स्थान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सदिश और अदिश के बारे में, यानी स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। हम आज के लेक्चर के बाद समझ चुके होंगे कि वेक्टर्स के क्या कितने टाइप्स होते हैं, वेक्टर्स होते क्या हैं, यानी सदिश और उनके प्रकार। और हम ये भी डिफाइन कर सके होंगे कि एक सदिश का जो एक प्रकार है इकाई सदिश, उसका परिमाण कैसे निकालते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, या क्या डायरेक्शन होती भी है या नहीं होती, क्या ये किस लिए ये यूजफुल होगा हमारे लिए, हम इसके बारे में बात करें। तो आइए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर्स। क्वांटिटीज हमारी दो टाइप की होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं। स्केलर्स अदिश क्वांटिटीज, वेक्टर मतलब सदिश क्वांटिटी। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जबकि सदिश यानी वेक्टर वो वाली क्वांटिटीज होंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं चल रहा हूं, यानी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा हूं कि मैं 5 मीटर चला, तो ये डिस्टेंस है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक अदिश है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई मैं चल रहा हूं, लेकिन कहाँ चल रहा हूं अभी मैंने बात नहीं की। तो अगर मैं सिर्फ एक पाथ को कवर कर रहा हूँ बिना उसकी डायरेक्शन को जाने, तो वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा हूं मैं। लेकिन साथ में अगर मैं जोड़ दूं कि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, परिमाण के साथ दिशा भी होनी चाहिए, तब वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं, जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम लोगों ने कि भाई चार चार की कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं ना, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक परिमाण है चार। 4 किलो चीनी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी है ना। 5 किलो चीनी, 6 किलो चीनी, कभी हमने नहीं देखा 6 किलो चीनी इस डायरेक्शन में, कभी नहीं सुना ना। तो वो एक अदिश अदिश प्रकार का अदिश प्रकार की क्वांटिटी है हमारी, यानी स्केलर क्वांटिटी रही। सिमिलरली वेलोसिटी, कि भाई मैं 15 किलोमीटर पर आवर से अपनी व्हीकल चला रहा हूँ, लेकिन किस डायरेक्शन में चला रहा हूँ ये भी मायने रख रहा है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। लेकिन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, वो स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर्स के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं, आज हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक लेक्चर रहेगा आज का हमारा। अब टाइप ऑफ वेक्टर्स, हमने डेफिनेशन तो लिख ली कि वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन और साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों होगा। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स जो एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करते हो, एक्ट अलोंग सिंगल और सेम लाइन, वो कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि एक वेक्टर मेरा ये है ए वेक्टर, दूसरा मेरा यहाँ हो जाए बी वेक्टर, तो दोनों सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, कोलिनियर वेक्टर। अब यहां से ही हमारे पास सिंबल निकलता है वेक्टर का। अभी हम बात करेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स जो सेम एक्ट अलोंग इन सेम प्लेन या एक्ट इन अ सेम प्लेन। सपोज करो दो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो दिशा पर भी डिपेंड कर रहा है। ये नहीं कह सकते हम सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वो 5 न्यूटन फोर्स किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये डिपेंड करता है ना। तो कोप्लेनर की बात हम जो कर रहे हैं, एक फोर्स सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर दो फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, दोनों एक्स वाई प्लेन में लग रही है। प्लेन मतलब ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये एक्सिस है हमारी। एक फोर्स मेरी एक्स वाई प्लेन पर एक्ट कर रही है F1, दूसरी भी मेरी F2 जो है वो भी एक्स वाई प्लेन पर एक्ट कर रही है। दोनों फोर्सेस मेरी एक ही प्लेन पर एक्ट कर रही हैं, एक्स वाई। तो इस फोर्सेस को, चाहे इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है दोनों एक्स वाई प्लेन में, तो ये को प्लेनर फोर्सेस हो गई। ऐसे ही को प्लेनर वेक्टर्स, यानी जो दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करें, उन्हें को प्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। इक्वल वेक्टर्स, दो या दो से अधिक वेक्टर या सदिश जिनका जो परिमाण है वो सेम, जिनका जो मैग्नीट्यूड है सेम रहे। मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम रहे। द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज होती है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी क्या रहनी चाहिए, सेम।
तो दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो वही इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर दोनों में से एक भी डिफरेंट हो गया तो वो अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। जैसे कि एक फोर्स है जो अलोंग ईस्ट की डायरेक्शन है ना, पूर्व दिशा की डायरेक्शन में लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, लेकिन दूसरी फोर्स जो ईस्ट की डायरेक्शन में लग रही है उसका मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन का है। दोनों अनइक्वल हो जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन चाहे सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर इक्वल वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। नल वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, वो एक नल वेक्टर कहलाएगा। तो हमारे पास ये वेक्टर्स के टाइप्स हो गए, कोलिनियर, कोप्लेनर, इक्वल, अनइक्वल, नल वेक्टर्स। ये सब डिफरेंट डिफरेंट हैं, हालांकि इनका अभी इतना यूज नहीं होगा, हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इसको पढ़ेंगे तो हम साथ साथ इसको देखते जाएंगे। बट इनसे भी इंपॉर्टेंट दो और वेक्टर्स हैं हमारे पास, यूनिट वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर को हम कोशिश करेंगे कि आज की लेक्चर में खत्म कर दें, पोजीशन का जितना हो पाएगा उतना करेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स टाइप कर लेंगे। आइए तो हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब यूनिट वेक्टर्स पढ़ने से पहले हम छोटी सी एक चीज पढ़ ले, मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकालते हैं। ये जस्ट एक ब्रश अप करवा रहा हूं मैं, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कोई वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सीखने के बाद हम ये पाते हैं। अब कोई वेक्टर है फोर्स, अब उसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं मान लो एफ से, और इसके ऊपर लगा होता है एक ऐसा निशान, हम सबको पता है ये वेक्टर का निशान होता है। इसमें जो ये टेल पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और ये जो हेड पार्ट है एरो, इसको बोलते हैं हेड पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो अगर दो फोर्सेस है मेरी F1 और F2, ये F1 है और ये F2 है, हम साफ साफ बोल सकते हैं F1 बड़ा है, क्योंकि बड़ा का मतलब किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, मैग्नीट्यूड किससे डिसाइड होता है, टेल से, तो टेल F1 की ज्यादा तो F1 ज्यादा। सिमिलरली अगर F डैश ऐसा हो इतना और F डबल डैश हमारे पास इतना, तो हम बोल सकते हैं F डैश ग्रेटर है F डबल डैश। रिप्रेजेंट करते हुए ये सिर्फ हमने ये ड्रॉ किया है ज्योमेट्रिकली, रिप्रेजेंट करते सही में हम कोई वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हम ए लिखेंगे और उसके ऊपर ये साइन लगा देंगे जिससे पता लगेगा कि ये एक वेक्टर है। सिमिलरली अब वेक्टर को हम कई प्रकार से जानते हैं, किस डायरेक्शन में चलना है उस प्रकार से भी हम जानते हैं, हम उसी के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। आइए अब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ये पढ़ने से पहले हमें यूनिट वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर से ही हमारा ये टर्म निकलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आइए तो अभी देखिए यूनिट वेक्टर क्या होगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा 1, एंड इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो इसके साथ रहेगी। जैसे 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 कोई भी एक वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है, कोई भी एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्या हम उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। आइए देखते हैं। यूनिट वेक्टर फॉर एग्जांपल फोर्स लग रही है 5 न्यूटन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब वो डायरेक्शन हो गया ईस्ट, सपोज कर लो ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ दिखाने के लिए हमें एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो जरूरी है, क्यों, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, साथ साथ क्या होता है उसके पास, डायरेक्शन। अब ये फोर्स एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो मैंने साफ साफ बता दिया कितना, 5 न्यूटन, बट इसको डायरेक्शन कैसे बताएं, ईस्ट की तरफ है, या तो मैं सीधा लिख दूं F5 टुवर्ड्स ईस्ट, बट इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वेक्टर का डिसाइड किया हुआ है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्योंकि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 1 को अगर मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड वाले पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका यूज सिर्फ किस लिए होगा, डायरेक्शन के लिए। तो यूनिट वेक्टर हर वेक्टर के साथ यूज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उस वेक्टर की क्या बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा। अगर फोर्स के लिए एक यूनिट वेक्टर लिखना हो तो मैं सपोज कर लो ईस्ट की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देता हूं R,
इसके ऊपर कैप लगा देंगे। ये कैप जो होता है ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स। अगर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन में लिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 आर कैप। ये मेरा जो फोर्स हो गया, ये जो 5 है ये पार्ट बता रहा है मुझे मैग्नीट्यूड, और ये जो आर कैप है ये मुझे बता रहा है इसकी डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिट वेक्टर किस लिए यूज होता है, तो क्वेश्चन आएगा तो यूनिट वेक्टर किस लिए यूज होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होगा, कोई यूनिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का हमेशा 1 रहेगा। चाहे वो फोर्स का यूनिट वेक्टर हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट का हो, चाहे वो किसी भी क्वांटिटी का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, कुछ भी, उसका हमेशा मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1। ऑलवेज 1। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। आइए हम बात करते हैं आगे। यूनिट वेक्टर को हम बोलेंगे इकाई सदिश। लिख लेते हैं यहाँ पर इकाई सदिश, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड यानी इनका परिमाण एक होता है इसीलिए इसको इकाई बोलते हैं। आइए अब फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं अपना। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं एक वेक्टर है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड ए है। अब यूनिट वेक्टर उसका दे रखा है ए कैप। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं फोर्स के यूनिट वेक्टर को एफ कैप से भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ए। तुम्हें क्या बतानी है, इसकी यूनिट वेक्टर उसका है ए कैप। हम क्वेश्चन से ज्यादा समझते हैं इसलिए हम क्वेश्चन के जरिए ही समझेंगे। हमें इसके यूनिट वेक्टर को निकालना है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। अब एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर या कोई भी वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि अगर ये हमारे पास, हमने फोर्स के ही वेक्टर की बात करी, उसका वेक्टर लिया था हमने आर कैप। अभी तो फोर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो दो चीजों से रिप्रेजेंट करूंगा। एक इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए हम एक मॉडुलस ऐसा सिंबल लगाते हैं जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये मैग्नीट्यूड किसका है, एफ वेक्टर का। तो ये पार्ट बताएगा हमें इसका मैग्नीट्यूड। अब साथ में भाई अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका होगा डायरेक्शन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमने ऐसे दिखा दिया मॉडुलस से, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें साथ में दिखाना पड़ेगा इसका कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमने आर कैप से रिप्रेजेंट किया था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आर कैप। तो ये इसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, अगर आर कैप निकालना हो मुझे तो मैं कैसे निकालूंगा, ऑब्वियस सी बात है, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये यूनिट वेक्टर अब किसका आया हमारे पास, फोर्स, फोर्स का यूनिट वेक्टर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम क्या करें, किसी भी यूनिट, हाँ यूनिट वेक्टर को भी निकालना हो ऐसे समझो, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर निकालना हो कोई कोई भी, देखो एफ एक वेक्टर है, इसका जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे, एफ कैप, और इसकी डायरेक्शन निकालेंगे यूनिट वेक्टर से। अगर मुझे क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यानी आर कैप, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यानी यहाँ पर वेक्टर था फोर्स, उसके मैग्नीट्यूड का था एफ कैप, एफ मॉडुलस, मॉडुलस से हमने डिवाइड कर दिया। ये वेक्टर है, ये क्या है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर पूछा हो तो वो तो आंखें बंद करके हम बोल देंगे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, ओके। यूनिट वेक्टर ऐसे निकालेंगे और मैग्नीट्यूड उसका 1 रहेगा। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इन्होंने बोला एक वेक्टर ए वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो ए है, इसका यूनिट वेक्टर बताओ ए की डायरेक्शन में। तो चेक कर लेते हैं, अगर एक ए वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड जिसको हम मॉडुलस से लिखते हैं,
साथ में उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए इन्होंने यूनिट वेक्टर लेना है, वो दिया हुआ है ए कैप। तो ए कैप क्या है हमारे पास, हमें निकालना क्या, यूनिट वेक्टर ही निकालना है। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं, ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड को गिवन है हमें कितना दे रखा है, ए, तो मैग्नीट्यूड की जगह सिर्फ लिख दो ए, और ए कैप तो है ही। अब यहां से हमें ए कैप निकालना होगा, तो क्या आएगा ए कैप, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिंपल, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऑप्शन नंबर हमारे पास आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब बताना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k। अब ये कैसे निकालें, निकालने का तरीका बिल्कुल सेम, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर की नहीं बात कर रहा, यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1। अगर ये मेंशन ही नहीं है कि एक यूनिट वेक्टर है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये हम सीख चुके हैं। पर इससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ के हम थोड़ा सा समझते हैं ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या है। आइए तो देखें, अब डायरेक्शन को बताने के लिए हमें पता चल गया कि हमें यूनिट वेक्टर पढ़ना है, लेकिन हमें तो 3 कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, एक्स, वाई और ये है जेड। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये राइट हैंड, कहीं पर भी एक्स वाई और जेड नहीं ले सकते, याद रखना। क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमेशा सेम, हमेशा एक्स वाई जेड सेम रहेगा या अलग, अलग ले सकते हो, लेकिन दिमाग लगा के लेना पड़ेगा, रूल फॉलो करेगा। अभी हमने लिया है ये राइट हैंड फैशन में, एक्स वाई और जेड, ये हमेशा वैलिड रहेगा अगर हम एक्स वाई और जेड ले लें। अपनी मर्जी से हम कभी भी कहीं पर भी जेड, कहीं पर भी वाई, कहीं पर भी एक्स नहीं ले सकते। आइए, तो अब मैंने बोला यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है, तो अभी हमने फिजिक्स में देख लिया कि अब डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करूंगा। तो एक्स डायरेक्शन में यूज करने के लिए मैं क्या बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिए मैं बात करूंगा, एक यूनिट वेक्टर मैंने फिक्स कर लिया एक्स डायरेक्शन के लिए, नाम है आई कैप। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए मैंने बात करी, उसका नाम क्या है, जे कैप। और जेड डायरेक्शन के लिए मैंने बात की, उसका नाम क्या है, के कैप। जब भी अब मैं बोलूंगा कि एक फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में, तो मैं अब सीधा ऐसे नहीं बोलूंगा कि फोर्स एफ डायरेक्शन में लग रही है, एफ टुवर्ड एक्स, नो, मैं लिखूंगा फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, अलोंग आई कैप। या ऐसे बोल दूंगा, फोर्स अगर वाई में लग रही है तो बोलूंगा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, वाई में तो लग रही है, लेकिन उसका यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ कि जो फोर्स है मेरा कौन सी दिशा में लग रही है, जे कैप के लो या के कैप के लो, अगर जेड डायरेक्शन है। तो अब हम हमेशा, अब हम एक्स वाई जेड का यूज नहीं करेंगे, अब हम आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप जे कैप है क्या, आई कैप क्या है तो सारे यूनिट वेक्टर, बट ये कौन सी डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। अब अगर कोई भी चीज मुझे गिवन है, सपोज कर लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, उसको वो गिवन है, अब मैं कोई वेक्टर में एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, अगर कोई वेक्टर सिर्फ एक्स में जा रहा है, कोई भी मतलब कोई भी क्वांटिटी है वो सिर्फ एक्स में आ रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड है मान लो एक्स, तो एक्स में है आई कैप। सिमिलरली अगर वो वाई में भी है उसका कंपोनेंट, तो क्या बोलूंगा, वाई जे कैप। अगर उसका कंपोनेंट के में भी है तो क्या बोलूंगा, जेड के कैप। ये कुछ भी हो सकता है, सपोज कर लो एक फोर्स है जो मेरी एक्स में, तो जिसका कंपोनेंट है मेरा 2 न्यूटन, वाई में जिसका कंपोनेंट है मेरा 4 न्यूटन। सपोज कर लो एक फोर्स है, एक्स में कितना लग रही है, वो ना प्रॉपर एक्स में है ना प्रॉपर वाई में है, एक्स और वाई के बीच में है, तो उसका कुछ कंपोनेंट तो एक्स में होगा, कुछ कंपोनेंट कहाँ होगा, वाई में। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका है। तो एफ जो वेक्टर है, 2 न्यूटन लग रही है एक्स में, तो 2 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स। अब एक्स नहीं लिखूंगा, कौन सा कैप, आई कैप, प्लस वाई में 4 न्यूटन, तो सिर्फ अब वाई नहीं लिखूंगा, 4 न्यूटन क्या लिखूंगा, सिमिलरली वो जेड में भी हो सकता है, सपोज कर लो 1 के कैप, जेड में कितना लग रहा हो, सपोज कर लो अगर वो 1 न्यूटन।
तो ये हमारे पास फोर्स हो। अब वो पूछता है इसका मैग्नीट्यूड। ये हमने सीख रखा है, इसका सिंपल फॉर्मूला बता देंगे हम। फोर्स है, अब ये लिखने का तरीका तो ये हो गया कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 2n आई कैप यानी 2 न्यूटन लग रही है एक्स में, 4n जे कैप यानी 4 न्यूटन लग रही है वाई में, 1 के कैप यानी 1 न्यूटन लग रही है मेरी जेड। अगर अब इसका नेट मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है, ये पूरा एक वेक्टर है फोर्स वेक्टर, अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा हो तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत आसान तरीका, कुछ नहीं करना हमने हमने तीनों को स्क्वायर कर देना है पहले। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर कर कर ऐड करके उसका अंडर रूट ले लो, वही उसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का तरीका है। तीनों डायरेक्शन के वेक्टर्स, तीनों डायरेक्शन में जो उसका कंट्रीब्यूशन है उसको स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर देना है। 2, 4 और 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका अंडर रूट कर दो तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 21। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना। अगर मान लो 1 के कैप नहीं है तो जो गिवन है उनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट कर देना। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। जितने भी कंट्रीब्यूशन है सबका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो, बस कुछ नहीं। आइए चलो देखते हैं एक बारी। लेकिन याद रखना ये कोई भी वेक्टर है, लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर है, ये फॉर्मूला किस चीज का है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर गिवन होता मुझे एफ, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आता? हमेशा 1 आता। चाहे मैं सोल्व भी कर लूँ उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अंडर रूट 21 उस केस में नहीं आता अगर ये मेंशन होता कि ये एक यूनिट वेक्टर है। और कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका नहीं बदलेगा, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट। आइए देखते हैं कैसे। अब इसमें इसने बोल दिया, जैसे देखिए यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। आते हैं इसके ऊपर भी अभी, पहले इससे आसान क्वेश्चन। एक वेक्टर है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ए कैप। कैसे निकालना? वेक्टर का तरीका वही सर, एक वेक्टर है, मान लो ये ए कैप है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सर सिंपल, स्क्वायर करके ऐड करके और उनका क्या कर देना है हमें? अंडर रूट कर देना। अब यहाँ पर चाहे माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में आ जाएगा, है ना। नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। आइए, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 14 इसका आंसर आ जाएगा। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 14। सिंपल। आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है कि x की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज फॉर विच दिस कंप्लीट, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, फॉर दिस इज ए कंप्लीट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये पूरा एक इकाई सदिश हो तब x का मान ज्ञात करो। कैसे समझो, एक वेक्टर दे रखे हैं मुझे कोई भी, इसको भी a वेक्टर बोल दिया, लेकिन अब a वेक्टर की वैल्यू नहीं गिवन मेरे, जैसे वहां पर लिखा हुआ था 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है x आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ए वेक्टर गिवन है। वो कह रहे हैं अगर ये ए वेक्टर एक कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, तो x का मान यानी x की वैल्यू बताओ। कैसे सर? अब देखिए, अगर इसने कहा ए वेक्टर है यूनिट वेक्टर, अगर ये कोई यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण हमेशा क्या रहेगा? 1, इकाई रहेगा। तो आइए करते हैं, इसको थोड़ा सा खोल के भी देख सकते हैं हम। एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के, अब ये थोड़ा सा सही लगेगा। अब अगर इस वेक्टर का हम नहीं समझते, हमें यूनिट वेक्टर है कुछ नहीं पता, हमें पता है एक वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आना चाहिए, तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं हम नॉर्मल। देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है सिर्फ हमने यही समझना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके क्या कर दो? अंडर रूट कर दो।
यहाँ पर तो सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या है, x, j में भी x, k में भी x, तो x का ही स्क्वायर, फिर दोबारा से x का स्क्वायर, फिर दोबारा से x का स्क्वायर। तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट 3x स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 ऐसा रह जाएगा, x आ जाएगा बाहर। तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो x रूट 3 आया है, x रूट 3। लेकिन आपको पता है ये वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड होना क्या चाहिए, बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वेरी 1 होना चाहिए, और इसकी वैल्यू आई कितनी है, एक्स रूट 3। तो एक्स का मान यानी एक्स कितना हो जाएगा, 1/√3। एक्स की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। अगर ये वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर है तो एक्स की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 1/√3 करिए और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसमें पुट करके वैल्यू, इस ए की वैल्यू दोबारा निकालना, एक्स की वैल्यू पुट कर देना 1/√3, आंसर हमेशा 1 आएगा। इससे प्रूफ होता है, इससे ये साबित होता है कि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है। लेकिन कब, जब एक्स क्या होगा, 1/√3। कुछ नहीं करना, समराइज कर देता हूँ। हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया, सिंपल, ठीक है। लेकिन हमको पता है हमने फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन आंसर आना क्या चाहिए, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए आंसर आना चाहिए 1। तो हमने सीधा 1 पुट करी वैल्यू और एक्स की वैल्यू निकाल दी 1/√3। क्लियर है, आगे 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 चलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करते हैं, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। अब एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सोचिए, अब ए एक वेक्टर दे रखे हैं मुझे, कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर निकाल, जिसकी भी डायरेक्शन में निकालना उसका यूनिट वेक्टर, जैसे कि फोर्स की डायरेक्शन में निकाला था तो उसका नाम क्या था, r कैप, तो वो r कैप निकालना था। अब ए की डायरेक्शन में कोई और मान लो a कैप, तो तरीका वही, उसकी वैल्यू निकालनी है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इसका मैग्नीट्यूड और फिर इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। और यही यूनिट वेक्टर तो निकालना है, और बार बार पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस सिंपल। अब वेक्टर तो तुम्हें गिवन है, कितना कितना गिवन है वेक्टर, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस प्लस k कैप, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो हम अभी सीख ही चुके हैं। क्या है इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, सब बोलेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। याद रखिएगा, आई मत लिख दीजिएगा, कि मैग्नीट्यूड जब भी लिखोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, अगेन अंडर रूट 14। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया इसका, अंडर रूट 14। यही क्या आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने, एक यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर गिवन था सिंपल, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और मैग्नीट्यूड में निकाल सकता हूँ, स्क्वायर करके ऐड कर दो अंडर रूट से। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 14। तो ये इसका क्या हो जाता है हमारे पास आंसर। देख लो सब, किसी को कोई भी इशू हो तो आप डाल सकते हैं कमेंट्स में, या जैसे भी आपको लगता है सही। आइए आगे चलते। अब इनमें से यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से बताओ यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, सोचो। i कैप प्लस j कैप, i/√2, k कैप माइनस j कैप√2, i कैप प्लस j कैप/√2, कैसे पता चले, सोचेंगे हम। देखो, यूनिट वेक्टर पहचानना है तो यूनिट वेक्टर का दो निशानी, यूनिट वेक्टर सबसे पहले यूज होता है डायरेक्शन के लिए,
तो यहाँ डायरेक्शन की कोई बात हो रही है ना। एक और चीज भी तो थी ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1। तो हम इन सब का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेंगे, जिसमें आंसर 1 आया वो यूनिट वेक्टर है, जिसमें नहीं आया वो यूनिट वेक्टर नहीं है। सपोज करते हैं फर्स्ट वाला उठाते हैं। पहले केस में क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। तो एक वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, यानी आई के आगे भी 1 होगा, जे के आगे भी 1 होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है ये आएगा √2। तो ये तो नहीं होगा, आंसर 1 आना चाहिए था। ऐसे ही इसके अंदर तो आई है ही नहीं, सॉरी जे है ही नहीं और के भी नहीं है, तो सिर्फ 1/√2। तो इसके अंदर देख, इसको वेक्टर बोल देते हैं बी। तो इसका मतलब 1/√2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कट गया तो 1/√2 का आंसर आ जाएगा। ये भी नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, ये बात कर रहा है, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये है -j1/√2 जे कैप। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। मैं जे वाली चीज पहले लिख रहा हूँ बस, और कोई फर्क नहीं है, तुम चाहो तो बाद में भी लिख सकते। +1 के कैप, इसका भी वही मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो सेम, 1/√2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो 1 ही प्लस ही हो जाएगा ना, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2, √2/2। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। तो हो सकता है लास्ट हो। आइए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक वेक्टर है। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, ध्यान से देखो। इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ, आई कैप बाई √2 प्लस जे कैप बाई √2, यानी आई कैप का कोफिशिएंट भी 1/√2, जे कैप का भी 1/√2। तो करने का तरीका वही, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, फिर 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, 1/2 और 1/2 1, और अंडर रूट ऑफ 1 1। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आया 1। तो ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, सिंपल। मैंने ये जो 1/2 आया ये कैसे आया सर, 1/√2 का स्क्वायर करके, ये याद रखना, मैंने स्क्वायर करके सिर्फ कुछ डिफरेंट नहीं किया, वही स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट किया, जिसका आंसर 1 आ गया, वो यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो ये भी नहीं है, सेकंड भी, थर्ड भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा यूनिट वेक्टर हमारे पास 4। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट, यहाँ तक हमारे पास यूनिट वेक्टर की सारी चीजें खत्म होती हैं। अब हम बात करेंगे हमारे पास, पैरेललोग्राम के बारे में तो हम जस्ट आगे कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है, पोजीशन वेक्टर। पैरेललोग्राम क्या बोल रहा हूँ मैं, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट चीज है। बट पोजीशन वेक्टर के बारे में हम अभी समझ सकते हैं। देखो, हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर करे हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया कोलिनियर, कोप्लेनर, इक्वल, नल, ये सारे पढ़ लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे। और इससे भी इंपॉर्टेंट हमारे बात थे यूनिट वेक्टर, और अब दूसरा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या था, वो वेक्टर जो क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा होगा 1, चाहे वो किसी का भी यूनिट वेक्टर। अब आता है पोजीशन वेक्टर। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा हमें। इसको स्थायी सदिश भी कहते हैं, है ना। तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, सोचिए थोड़ा सा, कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होगा, स्थिति, स्थिति बताएगा, स्थिति सदिश। कैसे बताएगी स्थिति, मतलब किसी भी चीज की पोजीशन कैसे होगा, पोजीशन कहाँ होगी उसकी, स्थिति कैसी होगी उसकी, ऐसा समझ लो। जो वेक्टर किसी की पोजीशन बताए, स्थिति बताए,
स्थिति सदिश, वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। ऑब्वियस सी बात, कैसे बताएगा? अब एक गाइडलाइन है, एक हमारे पास रूल है, इसका ध्यान रखना। हमारे पास जो प्लेन होता है वो क्या होता है? एक्स, वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड। आज सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्स, वाई और जेड। अभी कोई बर्ड है मान लो, या कोई भी ऑब्जेक्ट है ए, वो मेरा इधर बैठा है इस पॉइंट। तो इसकी पोजीशन निकालने के लिए जो मेरे को वेक्टर दिखाना पड़ेगा वो होगा पोजीशन वेक्टर। और इसकी खास बात क्या होती है, क्वेश्चन भी आ सकता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ओरिजिन मतलब यहाँ बीच से। तो अगर ए का पोजीशन वेक्टर बताना है तो ओरिजिन से लेकर एक लाइन खींच दो। कहाँ तक सर? ए पॉइंट तक। ये इसका क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। इसको तुम R1 भी बोल सकते हो। तो R1 क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सिमिलरली सपोज कर लो, अगर ए पॉइंट अब यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाए, तो मैं बोल दूं कोई और पॉइंट ले लो, चलते हैं बी पॉइंट। इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना हो तो कैसे बताऊंगा? सिमिलरली ओरिजिन से बी पॉइंट तक एक रेखा खींच देंगे वो वेक्टर जैसी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? R2। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर जो किसी का पोजीशन बताए, और वो कैसे बताएगा सर? पोजीशन वेक्टर बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पोजीशन वेक्टर कैसे बताएगा? ओरिजिन से उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, जिसकी पोजीशन बतानी है, उस पॉइंट तक एक रेखा खींच दी हमने, बिल्कुल वेक्टर की तरह, है ना? तो यहाँ पर ये R1 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, R2 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब अगर एक ध्यान से सुनना, एक और वेक्टर भी होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कल बात करेंगे अच्छे से इनके न्यूमेरिकल्स पे। आज हमारा मेन फोकस था यूनिट वेक्टर्स और वेक्टर्स के टाइप्स। तो अगर एक वेक्टर, मान एक बंदा जो है वो ए से बी की तरफ चला जाए, पहले ए पर बैठा है और अब कहाँ चला गया? बी पर। तो वो बंदा अपनी पोजीशन से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो उस चीज को दिखाने के लिए जो वेक्टर यूज होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट दिमाग रखना, ए से बी की तरफ कोई बंदा शिफ्ट हो गया तो वो डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए जो वेक्टर यूज हो रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन वेक्टर की खास बात, वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट। अब जैसे यहाँ पर है, हल्का सा एग्जांपल देखते हैं। एक पर्सन है जो पहले तो कैसा था? रेस्ट पर था। 2 मीटर स्टार्ट करता है नॉर्थ पर। थोड़ा सा इसको ब्रेनस्टॉर्म किया जाएगा, सोचिएगा इसके बारे में, है ना? इनिशियली कैसा है? रेस्ट पर, और वो 2 मीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। अब हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ऐसा होता है। तो वो 2 मीटर चल रहा है नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, सब अभी के लिए मान लो। और फिर कहाँ चल रहा है? 1 मीटर ईस्ट यानी राइट की तरफ। देन 5 मीटर टुवर्ड साउथ यानी नीचे की तरफ। 5 मीटर तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि 2 मीटर तो यही हो गया। तो कितने मीटर और ज्यादा आएगा? 5 मीटर। 5 मीटर कितना होगा? और उसके बाद 3 मीटर जाता है वेस्ट। वेस्ट मतलब यहाँ लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ जाता है कितने मीटर? 3 मीटर। 1 मीटर तो यही हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे। तो तुमको बताना है उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना। सोचना इसके ऊपर, थोड़ा सा सोचिए कैसे निकालेंगे हम इसका पोजीशन वेक्टर। सिंपल सी बात, हमने पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ओरिजिन से। तो आप चाहो तो ओरिजिन अगर हमारा ये है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर लगा दो। सिंपल, कुछ नहीं करना हमें। इसको हम कल के ऊपर छोड़ेंगे, हम बात करेंगे इसकी, लेकिन थोड़ा सा सोच के आइएगा इसके ऊपर कैसे इसको करेंगे, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैंने डायग्राम बना दिया, बिल्कुल। पहले वो कहाँ गया है? नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ। फिर कहाँ गया है ये? ईस्ट की तरफ यानी राइट की तरफ। फिर कहाँ गया है ये? साउथ की तरफ यानी नीचे की तरफ। फिर कहाँ गया है वो? वेस्ट की तरफ यानी लेफ्ट की तरफ। और कितना गया ये भी मैंने दिखा दिया।
ऑब्वियस ही बात है, आप सबको दिख रहा होगा। अब वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, कितने मीटर, वो ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, इसका सोल्यूशन साथ में अटैच नहीं मिलेगा, सिर्फ सोच के आना इसके बारे में। बाकी जो होमवर्क क्वेश्चन होंगे उनका सोल्यूशन साथ में मिल जाएगा, जैसे कि ये रहे हमारे, ये क्वेश्चन है हमारे पास, होमवर्क क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी है, वो भी दिख जाएगा हमें आगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या क्या करेंगे, ये आपको बताना है कि सबसे पहला तो सिंपल है ट्रू और फॉल्स का, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमवर्क 1 और एक ये होमवर्क। और ये पूछे गए हुए सवाल हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं, सिंपल बेसिक बेसिक भी नहीं है, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन भी होगा इसके साथ, वो हम साथ के साथ देखते रहेंगे, बट यहाँ तक ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं अभी आज तक जो हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहले सदिश यानी वेक्टर्स, इनके पास क्या होगा, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, साथ में क्या होगी, डायरेक्शन। उसके बाद हमने बहुत सारे वेक्टर्स की बात करी थी, कोलिनियर, कोप्लेनर, इक्वल, अनइक्वल। कोलिनियर जो एक लाइन में, कोप्लेनर जो एक प्लेन में, इक्वल जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो, अनइक्वल जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनमें से कुछ भी इक्वल ना हो, मतलब चाहे तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है डायरेक्शन इक्वल ना हो तो भी वो अनइक्वल, या डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो तो वो भी अनइक्वल। और उसके बाद हमने पढ़ा नल वेक्टर, और भी बहुत होते हैं लेकिन हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट था वो हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर। इसका यूज किस लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए, और इसको इकाई सदिश भी बोलेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 रहेगा, चाहे वो किसी का भी यूनिट वेक्टर। साथ में हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर के साथ हमने बात किया पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और अच्छे क्वेश्चंस किए, होमवर्क करके आइएगा, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या डिफाइन करता है, सबकी पोजीशन बताएगा। अब पोजीशन अगर बताएगा तो इसकी खास चीज क्या है, जैसे इसकी खास चीज इसका मैग्नीट्यूड 1, पोजीशन वेक्टर की खास चीज क्या है, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो पोजीशन वेक्टर इसका पोजीशन बताएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा सा स्पीडली काम करेंगे क्योंकि आज का बेसिक लेक्चर था हमारे, तो सबको अपने अपने कंसेप्ट को ब्रश अप करने का टाइम मिल जाएगा। आप सभी अपनी जो 11th क्लास की बुक किसी को भी आप रेफर कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ये आज का लेक्चर बहुत बेसिक था, लेकिन अगेन वो जो क्वेश्चन हमने किए हैं यूनिट वेक्टर के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को आप रिवाइज, उसको दोहराना जरूरी है। और उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू। कल के लिए होमवर्क ध्यान से रख के आइएगा, उसी को होमवर्क डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और एक पोजीशन वेक्टर वाला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।